हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे वीर गाथा काल के अन्य कवियों के ऊपर, जो कि हिंदी साहित्य का सरल इतिहास के अंतर्गत हम बातचीत कर रहे हैं। इससे पहले हमने वीर गाथा काव्य पर आधारित जो भी कविताएं थीं और रचनाकार थे उनके बारे में चर्चा किया था। तो देखें कि वीर गाथा काल के अन्य कवि कौन से हैं। जब आप आदिकाल पढ़ेंगे और हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल का पढ़ेंगे तो प्रकरण 4 में इस तरीके की बात की गई है कि जो फुटकल कवि रहे हैं उनको प्रकरण 4 में रखा गया है। तो उसके अंतर्गत दो महत्वपूर्ण कवि हैं, विद्यापति और अमीर खुसरो, जिनको कि यहाँ पर कहा गया कि वीर गाथा काल के अन्य कवि। बात करते हैं विद्यापति, जिनका समय 14वीं शती के आसपास में माना जाता है। इनकी 3 रचनाएं प्रसिद्ध हैं, कीर्तिलता, कीर्ति पताका एवं पदावली। पदावली जो कि मैथिली में है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए। और विद्यापति का संबंध बिहार से था। उनकी 3 रचनाएं फेमस रही हैं, कीर्तिलता, कीर्ति पताका और पदावली। और लगातार परीक्षाओं में ये सब रचनाएं पूछी जाती रही हैं, तो आपके दिमाग में पहले से भी ये बातें होंगी और आप अब और क्लियर करके इसको रख लीजिए। अगर बात करें कीर्तिलता की, कीर्तिलता ऐतिहासिक महत्व का छोटा सा प्रबंध काव्य है। यानी कि कीर्तिलता का जो रूप है, काव्य रूप, वो प्रबंध काव्य के रूप में, बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा है। विद्यापति ने इसे कहानी कहा है, यानी कि कीर्तिलता को विद्यापति ने कहानी कहा है। और ध्यान रखिए, इसको नोट कर लीजिए, एक तरफ कीर्तिलता लिखकर और दूसरी तरफ कहानी लिख लीजिए, क्योंकि परीक्षाओं में हो सकता है कि आपको कन्फ्यूजन आ जाए कि कीर्ति पताका को कहानी कहा है या फिर कीर्तिलता को। तो कीर्तिलता को इन्होंने कहानी कहा है, जो पहले इनकी रचना है उसी को इन्होंने कहानी कहा है। मध्यकाल में ऐतिहासिक व्यक्तियों को आधार बनाकर जो काव्य लिखे गए हैं, वे ऐतिहासिकता से रहित होकर कथानक रूढ़ियों, किंवदंतियों, अनुश्रुतियों आदि के विषय बन गए हैं। इसी प्रकार घटनाओं को भी तोड़ा मरोड़ा गया है। कीर्तिलता इस दृष्टि से महत्वपूर्ण अपवाद है। उनकी ऐतिहासिकता बहुत कुछ सुरक्षित है। यानी कि पिछले लेक्चर में जब हम चर्चा कर रहे थे कि जितने भी रासो ग्रंथ लिखे गए हैं वो सब प्रामाणिकता को लेकर संदेह के घेरे में है, लेकिन यहाँ पर कीर्तिलता इस वर्ग में नहीं शामिल है, बल्कि उसमें ऐतिहासिकता बहुत कुछ सुरक्षित है। उसकी प्रामाणिकता पे सवाल नहीं उठाया जा सकता। और विद्यापति ने इसको कहानी कहा है। कहानी मतलब लग रहा है कि क्योंकि विद्यापति राजा कीर्ति के राज दरबारी थे, तो एक तरीके से उनके जीवन की इन्होंने कहानी ही कही है, जो कि ऐतिहासिक रूप से निर्विवाद है। इसमें विद्यापति ने कीर्ति सिंह द्वारा अपने पिता का बदला लेने का वर्णन बहुत यथार्थपरक ढंग से किया है। अब बात क्लियर हो गई होगी कि कीर्ति सिंह द्वारा अपने पिता का बदला लेने का वर्णन बहुत यथार्थपरक ढंग से किया गया है। यानी कि कीर्ति सिंह अपने पिताजी का किसी से बदला रहे हैं, किसी राजा से, उसका इसमें जिक्र किया गया। कीर्तिलता को कवि ने अवहट्ट भाषा में रचा है। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि कीर्तिलता की भाषा क्या है, तो वो है अवहट्ट। ठीक है, कई जगह लिख देता है अपभ्रंश। और विद्यापति की एक खास विशेषता है कि इन्होंने कहा, देसिल बयाना सब जन मिठा ते तैसन अवहट्टा। इन्होंने अवहट्ट को काफी इंपॉर्टेंस दिया है। ठीक है, अपभ्रंश के बजाय। अवहट्ट देशी भाषा यानी मैथिली युक्त विकसित अपभ्रंश है। अब अवहट्ट क्या है? अवहट्ट का प्रयोग किया, लेकिन इसमें मैथिल युक्त कुछ कुछ शब्दावलियों का भी प्रयोग किया गया है, उससे विकसित अपभ्रंश है। इसके गद्य में तत्सम शब्दों का खुलकर प्रयोग हुआ है। विद्यापति के यश का आधार उनकी पदावली है, यानी कि पदावली जो कि मैथिली में रची गई है। और विद्यापति को अगर किसी ने विद्यापति बनाया है तो वो है पदावली। और ऐसा माना जाता है कि बिहार और पश्चिम बंगाल में विद्यापति का काफ़ी प्रभाव है। समय समय पर इनके गीतों को गाया जाता है। और ये माना जाता है कि कुछ जो भक्त थे वो इनके पदों को गाते गाते एकदम से लुत्फपुत हो जाते थे और बेहोश होकर नीचे जमीन पर लेटने लगते थे, यानी कि भाव विभोर हो जाते थे। ठीक है, इतना इनका प्रभाव है। खासतौर से मिथिलांचल जो दरभंगा का इलाका है, वहाँ पर इसका ज़्यादा प्रभाव दिखाई देता है। पदावली ऐसी रचना है जो काव्योत्कर्ष और साहित्य का इतिहास दोनों दृष्टियों से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यानी कि पदावली कविता के दृष्टिकोण से तो महत्वपूर्ण है ही, साथ ही साहित्य का इतिहास के दृष्टिकोण से भी इम्पोर्टेंट है। इसमें राधा कृष्ण अपना अलौकिक तत्व
छोड़कर लौकिक व्यक्तियों के समान प्रेम भावना में विह्वल होते हैं। यानी कि जो राधा कृष्ण है वो ईश्वर का रूप न दिखाकर एक सामान्य व्यक्ति की तरह प्रेम भावना से विह्वल होते हैं। लोक में जिस प्रकार किशोरी दुर्निवार प्रिय मिलन और लोकलाज के कारण तीव्र अंतर्द्वंद झेलती है, उसी प्रकार राधा को चित्रित किया गया है। यानी कि राधा को ईश्वरीय ताकत से अलग करके उनको एक सामान्य स्त्री के रूप में, सामान्य लड़की के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश की गई है। जैसे सामान्य लड़की या फिर किशोरी, यहाँ पर शब्द प्रयोग किया गया है, जो अपने प्रेमी से यानी उससे मिलने जाती है तो इतना आसानी से वो नहीं मिल पाती है, जिसको कि समाज के लोकलाज और वहाँ के लोगों का तीव्र अंतर्द्वंद झेलना पड़ता है, कई बार विरोध भी होता है। उसी तरह से राधा कैसे कृष्ण से मिलने जाती है उसका पूरा चित्रण पदावली में विद्यापति ने किया है। कवि का मन वयः संधि का चित्रण करने में विशेष रूप से रमा है। यानी कि जो वयः संधि है, जो किशोरा अवस्था है, जहाँ से युवा अवस्था की शुरुआत हो रही है, वहाँ बहुत ही मन लगाकर इन्होंने कविता लिखी है। और कई बार तो विद्यापति की पदावली को कक्षाओं में पढ़ाना थोड़ा सा अध्यापकों को चुनौतीपूर्ण भी लगने लगता है। खुलकर कई अध्यापक उसको नहीं पढ़ा पाते हैं, अगर पढ़ाते भी हैं तो लड़के बड़े, मैंने देखा है ग्रेजुएशन के दिनों में जब मैं याद करता हूँ तो मंद मंद मुस्कुराते थे। कई बच्चे तो इतना उटपटांग सवाल पूछते हैं विद्यापति को पढ़ते हुए कि टीचर कई बार जवाब नहीं दे पाते हैं, कई बार डांट कर बैठाना भी पड़ता है। तो विद्यापति को बच्चे काफ़ी इंटरेस्ट के साथ पढ़ना चाहते हैं, लेकिन टीचर उतना इंटरेस्ट नहीं पढ़ा। जो बहुत अनुभवी होता होगा वही पढ़ा सकता है, और कंट्रोल करने का, जो अपने मनोभावों को कंट्रोल कर ले ठीक से, वही पढ़ा सकता है। कहने का मतलब ये है कि कई बार युवा अध्यापकों को पढ़ाने के लिए दे दिया जाता है विद्यापति को, तो वो थोड़ा सा उतना ठीक से नहीं पढ़ाते हैं जितना एक अनुभवी टीचर पढ़ाता है। ठीक है, आप लोगों ने भी अनुभव किया होगा, विद्यापति को अक्सर टाल दिया जाता है कि ठीक है तुम लोग अपने से पढ़ लेना इनको। आगे बात करते हैं कि कवि का मन वयः संधि में ज़्यादा लगा है, इसीलिए इस बात को लेकर काफ़ी विवाद है कि पदावली भक्ति पर रचना है या श्रृंगार परक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कि विद्यापति और पदावली दोनों पर प्रश्न चिन्ह खड़े हो जाते हैं कि विद्यापति भक्त कवि थे या फिर श्रृंगारी कवि थे। वस्तुतः जयदेव का गीत गोविंद, विद्यापति की पदावली और सूरदास का सूरसागर एक ही कोटि की रचना है जिनमें भक्ति का आधार श्रृंगार है। तो इसके लिए तर्क दिया जा रहा है कि अगर गीत गोविंद, जो कि संस्कृत एक रचना है जिसके रचनाकार हैं जयदेव, और सूरदास का सूरसागर और विद्यापति की पदावली, देखा जाए तो ये तीनों एक ही कोटि की रचनाएं हैं, और इनका जो मुख्य उद्देश्य है कि भक्ति के साथ साथ श्रृंगार की बात करना। ठीक है, तो भक्ति का आधार श्रृंगार है। एक तो भक्त होता है जो कि एकदम से शांत होकर भक्ति भावना करता है, लेकिन इसमें इन तीनों कवियों ने भक्ति के साथ साथ श्रृंगार के पक्ष का भी एक तरीके से उल्लेख किया है या फिर उसका प्रभाव ग्रहण किया है। आगे बात करें तो अमीर खुसरो इस युग के यानी कि आदिकाल के अत्यंत महत्वपूर्ण एवं बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति हैं। उनके काव्योत्कर्ष का प्रमाण उनकी फारसी रचनाएं हैं। आपने देखा कि ऊपर जो विद्यापति हैं वो मैथिली में ज़्यादा उन्होंने लिखा और उसी की वजह से फेमस भी हुए। इसके अलावा दो और रचनाएं थी, कीर्तिलता और कीर्तिपता का, तो वो मैथिली, कहने का मतलब है कि वो अलग एक तरीके से भाषा का उन्होंने प्रयोग किया। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि अमीर खुसरो ये भी अलग हैं, इन्होंने फारसी रचना की हैं। ठीक है, जिस तरीके से उस समय के रचनाकार थे अपभ्रंश आदि का प्रयोग कर रहे थे, वैसा इन्होंने नहीं किया है। एक चीज़ ध्यान में रखिए कि इस कालखंड को पढ़ते समय सिद्धनाथों की जो भाषा थी वो संध्या भाषा थी, फिर जो रासो ग्रंथ थे वो अपभ्रंश भाषा में चले गए, या फिर देश भाषा का भी कई जगह उल्लेख किया जाता है। इसके बाद विद्यापति इत्यादि आए तो उन्होंने मैथिली में और अवहट्ट में लिखने की कोशिश की, और अमीर खुसरो जो कि फारसी भाषा में रचनाएं कर रहे थे। तो आदिकाल में ये 3-4 भाषाएं आपस में देखने को मिल रही हैं, इसीलिए इसको संधि काल भी कई बार आलोचकों ने कहा है। अब आपको एकदम से क्लियर हो गया होगा कि संधि काल क्यों कहा है। अब आपको रटना नहीं पड़ेगा, आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। कमेंट्स कर ज़रूर बताइए और लगातार इस चैनल के बारे में अपने मित्रों को बताइए। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा दबाव नहीं देता हूं, क्योंकि मुझसे जुड़ने वाली ये पहली पीढ़ी है। जैसे ही कुछ रिजल्ट्स आएंगे पूरी मुझे उम्मीद है कि सफल होंगे लोग, और जब वो सफल होंगे तो इस चैनल के बारे में ज़रूर बताएंगे।
आगे बात करते हैं अमीर खुसरो के बारे में कि वो फारसी रचनाएं तो कर रहे थे, वे संगीतज्ञ, इतिहासकार, कोशकार, बहुभाषाविद, सूफिया सूफी औलिया, कवि, बहुत कुछ थे। यानी कि अमीर खुसरो कोई आम आदमी की तरह नहीं थे, बल्कि वो तमाम प्रतिभाओं से युक्त थे। संगीतज्ञ, इतिहासकार, कोशकार, बहुभाषाविद, बहुत भाषाओं की इनको जानकारी भी थी, सूफी औलिया भी थे और कवि थे। उनकी हिंदी रचनाएं अत्यंत लोकप्रिय रही हैं। उनकी पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सुकने अभी तक लोगों की जुबान पर हैं। यानी कि ध्यान में रखिए, कई बार इंटरव्यू इत्यादि में पूछ लिया जाता है कि पहेलियाँ, मुकरियाँ और सुकनों के लिए कौन जाना जाता है, या फिर इसमें से पूछ दिया जाए कि पहेलियों के लिए कौन जाना जाता है। एक बार जब मैं छत्तीसगढ़ में इंटरव्यू देने गया था, तो वहाँ पर मुझसे पूछा गया था कि पहेलियों के लिए कौन जाना जाता है, तो हैं अमीर खुसरो। उनके नाम में निम्नलिखित उनके नाम से निम्नलिखित दोहा बहुत प्रसिद्ध है। कहते हैं कि यह दोहा खुसरो ने ख्वाजा निजामुद्दीन चिश्ती के देहांत पर कहा था। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। कौन सा है दोहा? गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने, रैन भई चहुदेस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये है अमीर खुसरो का। इसमें खुसरो, इसको पकड़ने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, लेकिन प्रश्न सीधे सीधे नहीं आता है कि ये पंक्ति किसकी है, बल्कि पूछ लिया जाता है कि किसके देहांत पर ये कहा था। ये यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है। आगे बात करें तो उनकी भाषा हिंदी की आधुनिक काव्य भाषा के रूप में पूर्णतः प्रतिष्ठित होने का संकेत देती है। उनका व्यक्तित्व और उनकी हिंदी इस बात को प्रमाणित करती है कि हिंदी काव्य प्रारंभ से ही मध्य देश की मिली जुली संस्कृति का चित्र रहा है। उन्होंने ऐसी पंक्तियां रची हैं जिनमें फारसी और हिंदी को एक ही ध्वनि प्रवाह में गुम्फित कर दिया गया है। यह कला संस्कृति साधक को ही सिद्ध हो सकती है। जे हाल मिसक मकुन तगाफुल दुराय नैना, बनाए बतियाँ किताबे हिजरा न दारम एजा, न ले हूँ काहें लगाए छतियाँ, शबाने हिजरा दराज चूँ जुल्फ, व रोजे वसलत चूँ उम्र कोतह, सखी पिया को जो मैं न देख सकूँ, कैसे काटूं अधेरी रतिया। ठीक है, हो सकता है कि नीचे एक पंक्ति पूछ लिया जाए कि सखी पिया को जो मैं न देख सकूं, तो कैसे काटूं अंधेरी रतिया। किसकी पंक्ति है? तो अमीर खुसरो की है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने वीर गाथा काल के अन्य कवियों के बारे में चर्चा की, जिसमें खासतौर से थे विद्यापति और अमीर खुसरो। उम्मीद है कि आज का ये लेक्चर आप सभी को पसंद आया होगा। कमेंट्स कर जरूर बताइए। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।